काली और गोरी बहू की बेटी। मेघा रसोई में रोटी बना रही होती है। तभी अचानक उसे उल्टी आती है और वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागती है। इतने में तवे पर रोटी जलने की महक से सुजाता किचन में कदम रखते ही कुड़कुड़ाती हुई कहती है, मेघा, अरे ओ मेघा, अरे ओ मरजानी, कहाँ मर गई? जी माँ जी। क्यों री कामचोर, ये तवे पर रोटी जलता छोड़कर कहाँ चली गई थी? अरे गैस क्या मुफ्त का आ रहा है जो बेफजूल खर्च कर रही है? पता नहीं मैंने तुझ जैसी काली कलूटी गरीब के घर की बेटी को अपने घर की बहू बनाया क्यों? अपनी सास की जली कटी बातें सुनकर बेचारी बहू की आंखों में आंसू भर जाते हैं और मेघा वहीं चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। ये देख अनिकेत मेघा को कमरे में ले जाता है और डॉक्टर घर आते हैं। बधाई हो सुजाता जी, मेघा प्रेग्नेंट है। और ये रही नताशा की रिपोर्ट। मैंने नताशा के जो टेस्ट किए थे उसका रिजल्ट आ गया है। नताशा भी प्रेग्नेंट है। बच्चे की बात सुनकर सुजाता अपनी गोरी बहू नताशा को गले से लगाकर उसे बधाई देती है। बधाई हो बहू, ये खुशखबरी सुनकर तूने तो अपनी सास को सोने की सीढ़ियां ही चढ़ा दी। अब से तुझे ज्यादा से ज्यादा आराम करना है और अपने खाने पीने का खूब अच्छे से ख्याल रखना है। जहाँ एक तरफ सुजाता अपनी गोरी बहू के गर्भवती होने पर उसकी नजर उतारती है और आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटती है, वहीं अपनी काली बहू के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं होती, जिस पर मेघा मन ही मन दुखी होकर कहती है, नताशा के साथ मेरा भी ये पहला बच्चा है, मगर माँ जी मेरे होने वाले बच्चे से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। आखिर इतना भेदभाव क्यों? अपनी सास के इस फर्क पर मेघा फूट फूट कर रोती है। ऐसे ही समय ढलता जाता है। जहाँ नताशा सारा दिन एसी की ठंडक में अपने कमरे में बैठी रहती, वहीं गर्भवती मेघा भरी गर्मी में पसीने से भीगकर खाना बनाती। फिर एक दिन, माँ जी, मुझे ना खट्टी सांभर खाने की क्रेविंग हो रही है, प्लीज बनवा दीजिए ना। अरे तो इसमें इतना हिचकने की क्या बात है? ऐसी हालत में मन कच्चा रहता है और खट्टी चीजें खाने का ही मन करता है। तू रुक मेघा, अरे ओ मेघा, जरा यहाँ तो आ। जी माँ जी। क्यों री कमबख्त, पैरों में मेहंदी लगा रखी है क्या? इतना धीरे क्यों चल रही है? वो सासू माँ ने कहा है ऐसे हालात में धीरे कदम रखनी चाहिए। तेरी माँ क्या कहती है और क्या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरी नताशा बहू को सांभर खाने का मन कर रहा है, जाकर बना। माँ जी मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए ना, मुझे बेसन का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा है। आहा, तेरे मायके वालों ने क्या मुझे मनी ऑर्डर भेजा है जो तुझ निकट्टू निगोड़ी पर खर्च करती रहूं? और वैसे भी तू काली कलूटी चाहे लाख कुछ क्यों ना खा ले, होना खाक ही है। चल जा। सुजाता की फर्क भरी सोच के कारण लाचार मेघा मन मार कर रह जाती है। जहाँ सुजाता अपनी गोरी बहू नताशा को नारियल पानी पिलाती, उसे मेवे और गोंद के लड्डू खिलाती है, वहीं गरीब गर्भवती मेघा को उसके काले रंग के कारण खुशी से एक बताशा भी नहीं खिलाती। देखते ही देखते काली गोरी बहुओं की गोद भराई का दिन आ जाता है, जिसमें नताशा के अमीर मायके वाले उसके लिए महंगे महंगे तोहफे लाते हैं। वहीं सुजाता मेघा के मायके वालों को आने से भी मना कर देती है और नताशा की गोद भराई के लिए महंगा सा लहंगा सिलवाती है और सोने के गहने देती है। नताशा बहू, ये ले तेरी गोद भराई का लहंगा और ये गहने। ओह हाउ स्वीट ऑफ यू सासू माँ। सासू माँ, आपने मुझे गोद भराई में पहनने के कपड़े नहीं दिए। मैंने तेरे लिए कोई लहंगा नहीं सिलाया, और फिर तुझ जैसी काली बहू पर पैसे खर्चने का फायदा ही क्या है? जो है वही पहन ले, वरना गनीमत तो तेरी गोद भराई ना होने में है। तेरी मुंह दिखाई में क्या कम हंसी उड़ी थी हमारी? अपनी सास को मेघा के काले रंग के लिए भला बुरा सुनाता देखकर नताशा बहुत खुश होती है। जिसके बाद गोरी और काली बहू की गोद भराई होती है, जिसमें सुजाता अपनी गोरी बहू को शगुन में सोने के सिक्के, मिठाइयाँ, गहने भी देती है। वहीं बेचारी काली बहू को उस बड़े दिन पर भी उसके रंग के लिए कोसती है, जिसे गोद भराई के जश्न में मेघा की उदास आंखों से आंसू छलक जाते हैं। 9 महीने पूरे होने के बाद दोनों बहुएं बेटियों को जन्म देती हैं। जहां मेघा को काली बेटी तो वहीं नताशा को गोरी बेटी पैदा होती है। मुबारक हो माता जी, आपके दोनों बहुओं को 2 प्यारी बेटियां हुई हैं। देखो मेघा, तुम मम्मी बन गई और मैं डैडी। अरे नताशा बहू, जरा देख कितनी प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है तूने। व्हाट,
मुझे बेटी हुई है। इसके कारण, सिर्फ इसके कारण मेरी फिटनेस और मेरा फिगर स्पॉइल हो गया और मेरी सिजेरियन डिलीवरी हुई है। ले जाइए इसे मेरे सामने से। बेटी को देखकर नताशा के अंदर की भड़ास एकदम से उसकी जुबान पर आ जाती है, जिसे सुजाता का मन खट्टा हो जाता है। यहाँ तक कि नताशा उस नन्ही सी बच्ची को दूध पिलाने से भी मना कर देती है, जिसके बाद मेघा उसे अपना दूध पिलाती है। 2 दिनों के बाद सुजाता गोरी काली बहुओं और उनकी बेटियों के साथ घर चली आती है। ढलते दिनों के साथ मेघा फिर से घर की जिम्मेदारी उठा लेती है। एक दिन नताशा अपने कमरे में बैठी हुई फोन चला रही होती है। वहीं उसकी नन्ही सी बेटी नित्या को रोता देखकर सुजाता गुस्से में बौखला कर बोलती है, हद होती है नताशा बहू, कैसी माँ है तू। ये तेरी नन्ही सी बच्ची बिलखे जा रही है और तुझे ध्यान नहीं है, इसे दूध तो पिला दे। माफ करना माँ जी, मगर मैं इसे फीड करा के अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। वेल, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ माँ से मिलने, तो अपनी सो कॉल्ड प्यारी सी पोती का ख्याल खुद रख लेना। हाँ। नताशा अपनी मॉडर्नपन का रौब झाड़कर पर्स उठाकर चली जाती है और सुजाता नित्या को गोदी में लेती है, मगर वो चुप नहीं होती। इतनी में मेघा कहती है, लाइए माँ जी, नित्या को मुझे दे दीजिए, आप थक गई होंगी। ऐसे ही दिन बीतता चला जाता है, मगर नताशा में कोई बदलाव नहीं आता। दिन गुजरते सालों के साथ नित्या और आराध्या बड़ी हो जाती हैं और उनका एडमिशन हो जाता है। माँ प्लीज मेरे बाल बना दो ना, आज मेरा स्कूल में फर्स्ट डे है। I said stop it नित्या, जब से पैदा हुई हो नाक में दम करके रख दिया है। कभी माँ जी मिच मिच करती हैं और बाकी टाइम मेरी ये नालायक बेटी सर खाती है। जा नहीं बनाती मैं तेरे बाल, सोने दे मुझे। अपनी माँ नताशा की चिल्लाहट से डरकर नित्या रोते हुए सुजाता के पास आती है। क्या हुआ मेरी प्यारी सी पोती, क्यों रो रही है? दादी माँ ने मुझे आज भी डांटा, मुझे प्यार क्यों नहीं करती है, जबकि मेघा चाची आराध्या को कितना प्यार करती है। उसकी चोटी बनाती है, उसे लोरी सुनाती है, अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती है, मगर मेरी मम्मी तो मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। नित्या को ऐसे रोता देखकर आराध्या उसके आंसू पोंछती है। नित्या रो मत, चुप हो जाओ, मेरे साथ चलो, माँ तुम्हारे बाल बना देंगी। नन्ही सी आराध्या के अंदर मेघा के गुणों को देखकर सुजाता पहली बार खुशी से उसके सर पर हाथ फेरती है और मन में कहती है, मैंने इस घर की नींव को खुद ढाया है। अगर मैंने काले गोरे में फर्क ना किया होता तो शायद उस रोज नताशा बहू अपनी नन्ही सी बच्ची को अपनाने से ना ठुकराती, मगर अब मुझे अपनी गलती को सही करना होगा। उसी शाम सुजाता नताशा का सामान उसके सूटकेस में डालती है। What's wrong with you सासू माँ, आप मेरा सामान सूटकेस में क्यों पैक कर रही हैं? क्योंकि तू मायके जा रही है बहू, अपनी माँ के पास, वो भी हमेशा के लिए। मगर क्यों? क्योंकि जब तुझे इस घर से कोई मतलब ही नहीं तो तू यहाँ रहकर करेगी क्या? कभी सोचा है जब तेरा मन होता है तो तू अपने मायके अपनी माँ के पास तो मिलने चली जाती है, मगर तेरी उस नन्ही सी बेटी का क्या, जिसकी जुबान पर माँ माँ की रट रहती है? तूने उसे अपने खून से सींचा, 9 महीने कोख में ढोया, उसे जन्म दिया, मगर अफसोस कि उसकी माँ नहीं बन सकी। देख इसके मासूम चेहरे को, क्या तेरा मन नहीं पिघलता इसे देखकर? सिर्फ इसलिए कि ये बेटी है। अरे तुझसे अच्छा तो मेघा, जिसने माँ बनने का एहसास जाना, अपनी भूख प्यास भूल कर ना सिर्फ अपनी बेटी बल्कि तेरी बेटी को भी पाला, उसे खिलाया, उसे गोद से पैरों पर खड़ा किया। तेरा दामन इसके दूध का भी कर्जदार है, जिसे मेघा बहू ने नित्या पर न्योछावर कर दिया। अपनी सास के मुंह से ताने भरी सच्चाई सुनकर नताशा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो नित्या को गले से लगाकर उसे चूमती हुई बोलती है, नित्या मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ कर देना। मैं तुझ पर अपनी ममता लुटा ना सकी, तुझे अपना ना सकी, और मेघा हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे काले रंग के कारण तुम्हें हमेशा कोसा, मगर तुमने मेरी बच्ची की परवरिश की। मैं जिंदगी भर तुम्हारी कर्जदार रहूंगी। नताशा, जो हुआ वो भूल जाओ। मेरे लिए इस घड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि एक बेटी को उसकी माँ मिल गई। उस दिन के बाद से सुजाता के मन से काले गोरे का फर्क मिट गया। वहीं नताशा के मन में बेटियों के लिए उदासीनता का भरा भाव भी खत्म हो गया और दोनों बहुएं अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। रात के 10 बज रहे थे। गौरी अभी आंखें गड़ाकर सिलाई मशीन पर कपड़े सिल रही थी। तभी रानी रोते हुए कहती है, दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना बना दो ना। गौरी सिलाई मशीन रोक देती है और राशन का डिब्बा खोलती है, जिसके अंदर थोड़ा सा आटा था।
गौरी जल्दी से आटा मढ़कर चूल्हा फूंक कर रोटियां बनाकर अपने छोटे भाई बहन को खाने को दे देती है। चिंटू, रानी, चलो खाना खा लो। ये भी कोई खाना है? सिर्फ सूखी रोटी, साथ में सब्जी नहीं? रानी, तुम्हारी दीदी के पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, बस आज के लिए ये खा लो। दोनों बच्चे कुड़कर आधी अधूरी रोटी खाकर सो जाते हैं। ये कहानी है गौरी की। गौरी बहुत ही गरीब थी। उसके पिता रमाकांत नशे में डूबे रहते थे। ऐसे में गौरी की मां लता ने घर चलाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए लोगों के घर में जूठे बर्तन मांजती, तब जाकर कहीं उस गरीब के घर का चूल्हा जलता था। बच्चों की भूख मिटाने के लिए वो मजबूर मां अक्सर भूखी रह जाती है। हर दूसरे दिन भूखे रहने की वजह से उसके शरीर में बीमारियां पनपने लगी थी, जिसने लता को बिस्तर पर पटक दिया था। अब घर चलाने की जिम्मेदारी 17 साल की गौरी पर पड़ गई थी। कहते हैं ना कि भगवान जब किसी को गरीब बनाता है तो उसे कोई ना कोई गुण जरूर देता है। गौरी को सिलाई बुनाई करना आता था, इसलिए उसने अपने कच्चे घर में छोटा सा बुटीक खोल लिया था। एक दिन सुप्रिया उसके बुटीक में आती है और कहती है, कोई है अंदर? अरे सुप्रिया, मेरी सहेली, तू कब आई? आज ही शहर से आई हूँ। क्या बात है, तूने अपने घर को ही बुटीक बना दिया है? पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे वो तो ठीक है, मगर तेरे इस गरीब बुटीक में कौन सा ग्राहक आएगा? और फिर अगर तू ऐसे ही ओल्ड फैशन ड्रेस डिजाइन करेगी तो तेरा बुटीक चलने से पहले बंद हो जाएगा। अच्छा, मैं चलती हूँ। सुप्रिया की बातें गौरी को सोचने पर मजबूर कर देती है। एक दिन जब गौरी बाजार जा रही होती है तो उसकी नजर बाजार के बीच एक बुटीक पर गड़ जाती है, जहाँ कई सारे फैशनेबल ड्रेसेस शो पीस में लगे हुए थे, जैसे नायरा कट सूट, फ्लोरल गाउन, बैकलेस ब्लाउजेस और भी बहुत कुछ। अगर मैं अपने बुटीक में ये सारे ड्रेसेस शो पीस में लाऊंगी तो शायद मेरा बुटीक चल पड़ेगा। गौरी नए फैशन के ड्रेस डिजाइन करने के लिए सारे पैसे से कपड़े खरीद कर घर लाती है, मगर सिलाई मशीन की खींचपीच के कारण कपड़े की सिलाई खराब हो जाती है, जिस कारण गौरी का मन फीका पड़ जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए कहती है, मेरी ये उम्मीद थी, टूट गई। इतनी मुश्किल से मैंने एक एक पैसा बचाया था और उसे कपड़ों पर खर्च किया था ताकि मुझ गरीब के बुटीक में बदलाव आए। अब एक भी पैसा नहीं बचा। मैं अपने छोटे भाई बहन को क्या खिलाऊंगी? माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगी? गौरी इस तकलीफ से उभरी भी नहीं थी कि उसके पिता रमाकांत नशे में चूर घर आता है और उसके मुंह से शराब का भभका उठ रहा था। ए गौरी, गौरी, चल पैसे दे मुझे, पैसे दे, मैं बोल रहा हूँ ना, चल पैसे दे। बापू, तुम्हें शर्म नहीं आई? आज तुम फिर शराब पी कर आए हो मेरे पास। एक पाई नहीं अगर होती तो भी मैं नहीं देती। क्या बोली? तू पैसे नहीं देगी मुझे? तू रुक, मैं तेरे को बताता हूँ, तू रुक। ऐसा कहकर रमाकांत गौरी की सिलाई मशीन उठाकर तोड़ देता है और उसके बुटीक को बर्बाद कर देता है। गौरी रात भर रोती रहती है। इस बीच लता की हालत बिगड़ जाती है। ये लो, थोड़ा पानी पी लो माँ। ऐसे जिंदगी से बढ़िया ऊपर वाला मेरी मिट्टी उठा लेता। बोझ बन गई हूँ मैं तुझ पर बेटी। ऐसा क्यों कहती हो माँ? आप मेरी हिम्मत हो। चिंटू, रानी, माँ का ख्याल रखना। मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। गौरी रास्ते में जा ही रही होती है कि तभी उसे रास्ते के बीचों बीच एक बुढ़िया बेहोश पड़ी मिलती है। अरे ये तो बेहोश है। इसके बाद गौरी की नजर पास पड़े घड़े पर पड़ती है और गौरी उस बुढ़िया के मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे थोड़ा पानी पिलाती है। इतने में बुढ़िया एक सुंदर सी परी में बदल जाती है। घबराओ मत गौरी, मैं बस तुम्हें परख रही थी। कहो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? गौरी रोते हुए उस परी को अपने बुटीक की बात बताती है। इतने में परी जादुई छड़ी घुमाकर उसे एक सिलाई मशीन देती है। गौरी, ये जादुई सिलाई मशीन है, इसे ले जाओ। जैसे ही तुम इसे अपने घर में जगह दोगी, तुम्हारा घर जादुई बुटीक में बदल जाएगा। गौरी खुश होकर वो सिलाई मशीन घर लेकर आती है और परी के कहे मुताबिक सिलाई मशीन के घर में लाते ही उसका गरीब घर बड़ी रोशनी से भरकर जादुई बुटीक में बदल जाता है, जहाँ सुंदर कपड़े बुटीक की शोभा बढ़ा रहे थे। उस प्यारी परी की कही बात सच हो गई। मुझ गरीब का बुटीक जादुई बुटीक बन गया। क्या ये जादुई सिलाई मशीन मेरा कहा हर कपड़ा सिल सकता है? मुझे इसे जांचना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि इसी पर मेरे जादुई बुटीक में फैशनेबल लहंगे हो। गौरी की इतना कहते ही सिलाई मशीन चलने लगता है। धागों की रील खुद ब खुद खींचने लगती है और सिलाई मशीन में लगी सुनहरी सुई लहंगे सिलने लगती है। अब पूरे बुटीक में लहंगे ही लहंगे टंगे हुए थे, जिसे देखकर गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जो कोई गौरी के बुटीक के आगे से गुजरता था, उसकी सीधी नजर कपड़ों की डिजाइन पर गड़ जाती थी, जिसके बाद औरतें उसके बुटीक में आने लगती हैं। एक दिन शिफाली और नित्या नाम की 2 सहेलियां उसके बुटीक पर आती है।
वाओ, इट्स अमेजिंग। तुम्हारे बुटीक में कितने ट्रेंडी आउटफिट्स हैं। ये मेरी सहेली शिफाली है, इसकी शादी है, इसे विकल्प लहंगा चाहिए। मुझे शरारा। हमारे ड्रेस हम तुम्हारे बुटीक से डिजाइन कराना चाहते हैं। मगर मैंने तो आज तक कभी शरारा ड्रेस सिला नहीं। कोई बात नहीं, मेरा जादुई बुटीक है ना। गौरी ने हाँ कर दी और उनके जाने के बाद कहा, हे मेरी जादुई सिलाई मशीन, मेरा ये बुटीक तुम्हारे बदौलत है। मुझे शरारा और बैकलेस लहंगा चाहिए। जादुई सिलाई मशीन कुछ ही घड़ी में लहंगा और शरारा सिल देती है और जादुई बुटीक उसे अनोखी चमक से भर देता है। नित्या और शिफाली गौरी की खूब वाहवाही करती है। ओह माय गॉड, गौरी यू आर वेरी टैलेंटेड। कितना प्यारा शरारा डिजाइन किया है तुमने। हाँ गौरी, आई लव दिस लहंगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हें तो सव्यसाची के लिए ड्रेस डिजाइन करना चाहिए। अब हमारे फैमिली फंक्शन में ड्रेस हम तुम्हारे ही बुटीक से डिजाइन करवाएंगे। गौरी की जादुई बुटीक और सिलाई मशीन का असर नित्या और शिफाली पर इस कदर छा गया था कि गौरी का जादुई बुटीक चल पड़ता है, जिसकी वजह से अब दूर दूर तक रहने वाले रिहायशी लोग भी उसके बुटीक से कपड़े डिजाइन करवाने आते थे, जिससे गौरी की अच्छी कमाई शुरू हो गई थी और उसने अपनी माँ का इलाज करवाना शुरू कर दिया और दोनों भाई बहनों को अच्छे स्कूल में एडमिशन भी दिलवा दिया। गौरी बेटी, तूने बहुत जिम्मेदारी उठा ली। अब मैं ठीक हूँ। एक न एक दिन तुझे अपनी दुनिया बसानी है। तेरे लिए बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है। मैंने हाँ कर दी है। ठीक है माँ। ढलते समय के साथ गौरी की शादी की तैयारी शुरू हो गई थी। गौरी भरी आंखों से अपनी जादुई बुटीक को देखते हुए कहती है, मेरी जादुई बुटीक, मेरे मायके में मेरा आखिरी दिन है। मेरी शादी के लिए मुझे सुंदर सा लहंगा दो। इतना कहते ही जादुई बुटीक में एक सुनहरी रोशनी छिटक पड़ती है और सिलाई मशीन सोने की हो जाती है। तभी एक सुंदर सा मखमली कपड़ा सिलाई मशीन के सुनहरी सुई के नीचे आकर लहंगा सिलने लगता है और गौरी की शादी का लहंगा बनकर तैयार हो जाता है। अगले दिन बड़ी धूमधाम से गौरी की शादी होती है। सभी की नजरें गौरी के लहंगे पर गड़ी हुई थी। ये सभी वही लोग थे जो कल तक गौरी की गरीबी और उसके बुटीक का मजाक बनाते थे।